हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 11 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। मुझे स्कैन करके हो गया हो आपका तो हम चलें। अर्नब ने कहा तो अदिति ने दांतों तले जीभ काट ली और दोनों हाथों में अपना चेहरा ऐसे छुपा लिया मानो कितनी बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। उसे इस तरह हंसते देख वो भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया और चाय वाले को 2 कप चाय देने के लिए कहा। तब अदिति ने भी अपना चेहरा उठाकर दूसरी तरफ देखने लगी और मन ही मन बोलने लगी, अरे यह मुझे क्या हो गया, क्या कर रही थी मैं, उन्हें इस तरह क्यों देख रही थी, क्या सोचेंगे अब वो। तभी अर्नब वापस वहाँ बैठते हुए कहा, चलिए एक एक कप चाय पीकर चलते हैं। नहीं नहीं, देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप अकेले थोड़ी ना हैं, मैं हूँ आपके साथ। आपको मिस्टर खन्ना के घर तक ड्रॉप कर दूँगा। वैसे आपको लगता है कि वह परेशान होंगे तो उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। नहीं, फ़िलहाल तो वो दिल्ली में नहीं है, बाहर गए हैं अपने काम के सिलसिले में। अर्नब ने कुछ जवाब नहीं दिया तो कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा गई। अर्नब का तो मन हो रहा था कि कुछ पूछ लूँ, वह कहाँ से आई है, दिल्ली क्यों आ रही थी, किसके पास, पर फिलहाल पूछना ठीक नहीं लगा। तब तक दोनों की चाय आ गई और दोनों ने अपना अपना कप उठा लिया। दोनों ने एक एक सिप लिया तो अदिति बोल पड़ी, चाय भी अच्छी है, मेरा मतलब A1 है। अर्नब जोर से हंस दिया, मैंने तो बस मजाक के तौर पर कहा था। पर मैं मजाक नहीं कर रही, वाकई चाय बहुत अच्छी है। फिर दोनों चुपचाप चाय पीने लगे कि तभी हरी काका का फ़ोन आ गया। हाँ काका, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, जल्दी आइए। बाबू, बड़े साहब जी खाना नहीं खा रहे। पर क्यों, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अर्नब ने जरा चिंतित होते हुए पूछा। हाँ बाबू, तबीयत तो ठीक है, पर शायद कमज़ोरी ज़्यादा है और उन्होंने दिन में भी ठीक से खाना नहीं खाया। मैंने कई बार कहा, उनकी पसंद का भी खाना बनाया तो भी ठीक से नहीं खाए। ठीक है, फ़ोन रखिए, मैं आ रहा हूँ, बोलकर दोनों ने फ़ोन रखा और वह मन में बोला, दादू भी न बच्चों से भी ज़्यादा बढ़कर जिद पकड़ कर बैठ गए हैं। उसे इस तरह चिंतित देखकर अदिति ने पूछा, कोई परेशानी की बात है, आप ज़रा चिंतित लग रहे हैं। हाँ, घर में दादाजी हैं, उनकी उम्र हो रही है तो तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। इसके आगे दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई। अपनी अपनी चाय ख़त्म कर दोनों कार की तरफ बढ़ गए। तभी अदिति ने कहा, अगर आपके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है तो आप अपने घर जाइए, मैं चली जाऊंगी। पर अर्नब नहीं माने और उसे कार में बैठने को कहा। रास्ते भर दोनों ही काफ़ी देर तक गुमसुम बैठे रहे, पर एक दूसरे की तरफ बीच बीच में नज़र उठी जाती। एक बार दोनों की नज़र टकरा गई तो अर्नब ने हौले से मुस्कुरा दिया तो अदिति सकपका कर बाहर देखने लगी। कुछ देर के ड्राइविंग के बाद दोनों मिस्टर खन्ना के घर के पास थे। अर्नब ने कार का डोर खोल दिया तो अदिति बाहर निकली। थैंक यू कहकर बाहर आगे बढ़ गई। अर्नब बोलना चाह रहा था पर कुछ नहीं बोल पाया, बस अदिति को जाते देखता रह गया। परंतु अदिति ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। तब अर्नब कार में बैठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते भर अदिति के बारे में सोचता रहा और सोचकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आती रही। अगर वह मान गई तो फिर यह जॉब बेहतर रहेगा, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। इधर अर्नब घर पहुंचा तो दादाजी अब तक खाना नहीं खाए थे और खाने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे थे। तब अर्नब पास में बैठा और हरी काका को खाना लाने के लिए कहा। हरी काका एक बार फिर से खाना की थाली ले आए, लेकिन दादाजी फिर खाना खाने से इनकार कर दिए। क्या हुआ दादू, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? इस तरह तो आप और कमज़ोर हो जाएंगे। तबीयत ठीक नहीं लग रही और भूख भी नहीं है तो कैसे खाऊं? दादू, आपको भूख क्यों नहीं है इसका कारण मैं बखूबी समझता हूँ, पर आप क्यों ऐसे बच्चों की तरह जिद पकड़ कर बैठे हैं? अगर आप ऐसा करते रहे तो मैं बाहर कैसे निकल पाऊँगा, कैसे काम कर पाऊँगा? चिंता मत करो,
बहुत जल्दी तुमको मुझसे छुटकारा मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी। तब अपना काम जी भर कर करना। तब महीना भर क्या, बाहर 6 महीना भी रहना। घर आओ या न आओ, तुम्हारी मर्जी। दादू, आप ऐसी बात करेंगे तो मैं बात करना बंद कर दूंगा आपसे। क्या गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही तो कह रहा हूँ। मुझे भी, तुम्हें भी मुझसे छुटकारा चाहिए तो मिल जाएगा, और मैं भी ऐसी लाइफ जीकर भी क्या करूँगा। तो चलो अब मेरे जाने की तैयारी शुरू कर दो। दादू खबरदार, दोबारा ऐसी बातें मुंह से मत निकालिएगा। तो फिर मान लो न मेरी बात, ले आओ घर में किसी को जो मेरा देखभाल करेगी, और फिर तुम आराम से बाहर देखो, संभालो सब कुछ। बहुत जल्दी आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। वाकई वाकई दादू। अब चलिए, अच्छे दादू की तरह मुंह खोलिए और फटाफट खाना ख़त्म कीजिए। कुछ देर में दादू खाना खा चुके थे। तब अर्नब ने अपने हाथ से दवाई उन्हें खिलाकर उन्हें सुला दिया और फिर अपने कमरे में आ गया। कुछ देर लैपटॉप लेकर काम किया, फिर सोने चला गया। पर आज नींद नहीं आ रही थी। बार बार आंखों के सामने अदिति का हंसता हुआ चेहरा आ रहा था। काफ़ी कोशिश की, पर ना तो नींद आई, ना ही उसके ख्याल से बाहर निकल पाया। तब वह बेड से उतरकर विंडो पर आकर खड़ा हो गया और बाहर के नज़ारे देखने लगा। आधी रात बीतने को आ गई थी तो ठंडक भी थोड़ी बढ़ चुकी थी। अब आसमान साफ हो चुका था। चांद के साथ तारे भी टिमटिमा रहे थे। वहीं नीचे बगीचे में लगा रात की रानी के फूल की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी, पूरी वातावरण को महका रही थी। पर इतना सुंदर नज़ारा होने के बाद भी अर्नव का मन उचाट हो गया। वह कुछ देर यूं ही खड़ा रहा और वापस बेड पर आ गया। अब की बार भी जब नींद नहीं आई तो अपना ध्यान बटाने के लिए मोबाइल निकाल लिया। तभी याद आया कि मैंने तो उसका नंबर लिया ही नहीं। अब वह कॉल करती है, कल फिर बात होगी। और तभी एक बार फिर अदिति की कही बातें और उसका हंसता हुआ चेहरा याद आ गया। सच में काफ़ी दिनों के बाद मैं आज इतना खुश था और खुलकर हंसा हूँ। कुछ तो बात है उस लड़की में, वरना कुछ देर की मुलाकात और बात में इतना असर नहीं करती मेरे ऊपर। इधर अदिति का भी कुछ वही हाल था। अपने कमरे में वह सोने की कोशिश तो कर रही थी, पर नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। वह भी बिस्तर पर खूब करवटें बदल रही थी, उठकर बैठ रही थी तो कभी चल रही थी, पानी पी रही थी, पर निंदिया रानी तो ऐसे गायब हुई थी कि दोबारा आने का नाम नहीं ले रही थी। और जब वह ज़बरदस्ती आंख बंद करती तो तुरंत आंखों के सामने अर्नव का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता। उसकी कही बातें बार बार कानों में रिपीट होने लगती। दिल्ली का सब कुछ फेमस है, सब कुछ, और मैं भी दिल्ली का ही हूँ। याद आते ही एक बार फिर चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। तभी खुद का अक्स सामने आईने में देखा और अपना हंसता हुआ चेहरा देखकर सोचने लगी, आज कितने महीनों बाद मैं इतनी हंसी हूँ, इतना खुलकर मुस्कुराई हूँ, खुश हूँ, और सिर्फ उनकी वजह से। वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। तभी याद आया कि उन्होंने जॉब के लिए कहा था। वह बिस्तर से उतरकर अपने हैंडबैग से वो कार्ड निकाला और उसका नाम और नंबर देखने लगी, अर्नब सिंघानिया, आदित्य एंड सन्स ग्रुप। फिर अगले दिन बात करने की सोच वह वापस बेड पर चली गई और दिमाग में एक बार फिर वही सब बातें सोचते हुए पता नहीं रात के किस पहर में नींद आ गई। अगली सुबह वो अपना सारा काम समय से निपटाया और मिस्टर अर्नब को कॉल लगा दिया। उसके फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा अर्नब मुश्किल से 1-2 रिंग में ही फ़ोन उठा लिया। सर, मैं अदिति बोल रही हूँ, आपने मुझे जॉब के लिए कहा था। हाँ, आप एक काम कीजिए, कैब लीजिए और आदित्य एंड सन्स ग्रुप के ऑफिस में आ जाइए। पर सर, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कोई बात नहीं, आप आ जाइए। अदिति फटाफट तैयार हो गई। उसने ग्रे कलर का कुर्ता और वाइट कलर का ट्राउज़र पहना, अपने लंबे बाल को बीच मांग कर क्लचर लगा लिया और मैचिंग ईयरिंग पहन लिया, और मेकअप के नाम पर बस हल्का काजल, एक छोटी सी बिंदी और लिप ग्लॉस लगा लिया। एक बार खुद को आईने में देखा और अपना बैग लेकर निकल गई। वह बाहर रोड पर निकली और कैब बुक करने लगी। तभी सामने से आ रही मिस्टर सिंघानिया का कार देखकर वह जरा चौंक गई। ये यहाँ पर कैसे?
वह कुछ समझ पाती तब तक अर्नब उसमें से बाहर निकला। सर आप यहाँ? मैं आ ही रहे थे। हाँ, पर मुझे लगा आप कैब बुक करेंगे, परेशान होंगे, इसलिए मैं ही आपको लेने आ गया। चलिए बैठिए। सर आप भी ऑफिस जा रहे हैं? मेरा मतलब वहीं काम करते हैं? नहीं। हाँ, मेरा मतलब वह ऑफिस मेरा ही है। ओह, वैसे मैं आपको ऑफिस नहीं लेकर जा रहा हूँ। तो फिर? मैं जो आपको जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ उसके लिए ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं। मतलब? मैं समझी नहीं सर। मैं ठीक ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरे घर में 80 साल के मेरे दादू हैं, जो कि अब लगभग व्हील चेयर पर ही रहते हैं और बेड पर ही। और पूरे सिंघानिया पैलेस में परिवार के मेंबर के तौर पर सिर्फ मैं और मेरे दादू हैं। मैं कब से उनके लिए एक केयर टेकर की तलाश कर रहा था जो उनका ध्यान रखे, पर दादू तैयार नहीं हो रहे थे। तो मैं भी इतना ध्यान नहीं दिया और मैं जैसा ढूंढ रहा था वैसी मिल भी नहीं रही थी। पर अब आपको देखकर लग रहा है कि मेरी तलाश पूरी हो गई और अब मुझे रख लेना चाहिए। आपने नर्स की ट्रेनिंग ली है तो दादू का अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। तो अगर आपको यह जॉब मैं ऑफ़र करूँ तो देखिए, अगर आपको जमे तो ही। अदिति कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रह गई। देखिए, अगर आपको सोचने का समय चाहिए तो आप ले सकती हैं। अगर आप ना भी कहेंगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। पर अगर आप हाँ कहती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ, आप चाहे तो हम आपके रहने के लिए अपने घर के बगल में ही एक फ्लैट अलॉट करवा देंगे। या नहीं तो मिस्टर खन्ना के घर पर भी रहना चाहती है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपको एक ड्राइवर मिलेगा जो रोज़ आपको समय से लाने जाने के लिए रहेगा। जी, मैं इस बारे में सोचूंगी, पर मैंने तो नर्स की ट्रेनिंग पूरी नहीं की है। कोई नहीं, इतना तो आप जानती हैं कि एक व्यक्ति की केयर कैसे की जाए, बस। ठीक है सर, मैं सोच कर बताऊँगी। ठीक है, आप सोच कर बताइएगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा घर आ गया है तो चलिए एक बार दादाजी से मिल लीजिए। जी सर। तभी अर्नब ने अपनी कार लेकर सिंघानिया पैलेस के गेट के अंदर आ गया। अर्नब पहले उतरकर कार का डोर खोल दिया तो अदिति उसमें से बाहर निकली और उसका भव्य महल देखकर वह एक बार चौंक गई। जैसे वो कहानी में पढ़ती आ रही थी, बिल्कुल वैसा ही राजा महाराजाओं के महल जैसा उसका घर था। वहीं दोनों को देखकर सिंघानिया पैलेस में काम करने वाले सभी कर्मचारी और नौकर सबकी नज़रें दोनों की तरफ उठ गई। दोनों एक साथ में बेहद खूबसूरत नज़र आ रहे थे। नवंबर का महीना था, दिवाली नज़दीक थी तो घर में रंगाई पुताई का काम चल रहा था। मेन गेट के बाहर की दीवार पर की गई नक्काशी को पेंटर सीढ़ी पर चढ़कर पेंट कर रहा था। जब कार की आवाज़ सुनी तो वो भी सीढ़ी पर से ही देखने लगा। तभी अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ा और लाल रंग के पेंट का बकेट उसके हाथ से छूट गया और सारा रंग नीचे फर्श पर फैल गया। अदिति झटके में पीछे हटने लगी, तभी संयोगवश उसका पैर फिसल गया। यूँ तो अर्नब ने उसे थाम लिया, लेकिन उसकी चप्पल टूट गई और लाल रंग के पेंट में उसके दोनों पैर डूब गए। वहाँ पर काम कर रहे सभी नौकरों और कर्मचारियों में अफरा तफरी सी मच गई। वह पेंटर फटाफट सीढ़ी से नीचे उतरा और सॉरी सॉरी बोलने लगा। तब तक और भी नौकर भाग कर आए। वहीं अर्नब नौकर पर बेहद नाराज़ होने लगा। तब अदिति ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वॉश कर लेती हूँ। तभी एक नौकर ने बकेट में पानी भी लेकर आया, परंतु अर्नब ने उसे डांट कर भगा दिया। नहीं नहीं, आप अंदर ही चलिए, अंदर वॉश कर लीजिएगा। लेकिन सर मैं ऐसे जाऊंगी तो फर्श गंदा हो जाएगा। कोई बात नहीं, यह सब पगार किस लिए लेता है? आप इसी पैर से अंदर चलिए, साफ करेगा यह सब मिलकर। अर्नब की पल भर में नाराज़गी देखकर अदिति चौंक गई और अदिति इसी पैर से घर के अंदर जाने लगी। पैर में लाल रंग का पेंट लगा हुआ था। वह चल रही थी और पीछे उसके पैर के निशान छप रहे थे। वह कहीं फिर से फिसल न जाए, इसलिए अर्नब ने उसकी कलाई थाम ली और दोनों एक साथ सिंघानिया पैलेस में प्रवेश किया। अदिति के पैरों के लाल निशान छपते चले गए। यह देखकर सारे पेंटर के साथ नौकर आश्चर्य से देखने लगे। वहीं हरि काका की पत्नी
आशा जी ने देखा तो मुंह पर साड़ी का पल्लू रख लिया और हरि काका को इशारे से कहने लगे, देखिए इस घर की बहू मिल गई, देखिए कैसे दोनों साथ में आ रहे हैं। नहीं चाहते हुए भगवान ने कैसे दोनों का गृह प्रवेश करवा दिया। मुँह बंद रखो अपना, कुछ भी बोलती हो। इस जीवन में अर्नब बाबू फिर दोबारा कभी शादी नहीं करेंगे। तभी अर्नब ने इशारा किया तो आशा जी भाग कर आई और अदिति को पैर धुलाने ले गई। पैर धोकर अदिति अर्नब के साथ दादू के कमरे में गई। आदित्य बाबू अपने बेड पर आंख बंद कर लेटे हुए थे। अर्नब ने आवाज़ लगाई तो दादू ने आंखें खोली और सीधे उनकी नज़र अदिति पर ठहर गई। अदिति ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो दादाजी ने लेटे लेटे आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठा लिया। फिर पोते की तरफ देखकर सवाल भरी नज़रों से देखा कि यह कौन है। अर्नब बताने लगा लेकिन सच्चाई छुपा लिया। दादू, यह मेरे स्कूल के टाइम की बैचमेट है, काफ़ी साल बाद मिली है आज, तो हम आपसे मिलाने के लिए लेकर आ गए। दादू अब उठकर बैठे और अदिति से बातें करने लगे। तब अर्नब वहाँ से निकलकर रसोई में आ गए और हरि काका को चाय बनाने के लिए कहा और वह बाहर से ही दोनों को बात करते हुए देखने लगे। अदिति दादू के साथ बात कर रही थी और दादू बीच बीच में खूब हंस रहे थे। दोनों का घुलना मिलना देखकर अर्नब को एक सुकून मिला और मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया कि अदिति इस जॉब के लिए मान जाए। कुछ देर में आशा जी 3 कप चाय लेकर आदित्य जी के कमरे में की तरफ बढ़ गई। तभी भीमा भी आ गया। अर्नब भाई कहाँ हो, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। अर्नब अब भी बाहर से दोनों को बातें करते हुए देख रहा था और हौले हौले मुस्कुरा रहा था, तो उसने भीमा की आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर भीमा बाजू में जाकर खड़ा हो गया और अर्नब को देखने लगा और उनकी नज़रों को अनुसरण करते हुए एक बार कमरे के अंदर देखा जहां वह लड़की बैठी थी। अरे यह कौन है जिसे देखकर भाई इतना मुस्कुरा रहा है। भीमा की तरफ अदिति का पीठ था, इसलिए उसने पहचाना नहीं उसे। वह अर्नब से पूछने लगा। तभी अदिति ने बाहर की तरफ देखा तो देखकर भीमा चौंक गया। वाह भाई, कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड निकले, सीधा अपने घर बुला लिया और दादू से भी मिला दिया। उस दिन तो मैं बस जॉब के लिए बात की तो आप चिढ़ गए थे। अर्नब ने उसका कान खींच लिया और भीमा की आह निकल गई। भाई क्या कर रहे हो? अरे कुछ बोलने से पहले एक बार सोचो तो। तभी आशा जी चाय लेकर दरवाजे पर आ गई तो अर्नब ने ट्रे लेकर अंदर आ गया तो भीमा ने कहा, काकी एक चाय मेरे लिए भी। इधर अर्नब को चाय लिए देखते ही अदिति चौंकते हुए उठ खड़ी हुई। सर इसकी क्या ज़रूरत थी? दादू चौंक गए। जब दोनों बैचमेट्स हैं फिर सर क्यों बोल रही है? वहीं भीमा भी चौंक गया। इसे सर क्यों बोल रही है ये? अर्नब दादू के चेहरे को भांपते हुए तुरंत कहा, दादू इसका कहना है कि अब मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ तो नाम लेकर बुलाने में इसे संकोच हो रहा है। तब दादू कुछ नहीं बोले। कुछ देर में अदिति निकल गई तो अर्नब ने भीमा की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे कहने पर मैंने उसे जॉब लगा दिया है, अब देखो वह क्या जवाब देती है। कौन सा पोस्ट ऑफर किया भाई? केयर टेकर, दादू की केयर टेकर। और आपको लगता है दादू मान जाएंगे, उस घर में रहने देंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं रहने देंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है, अब देखते हैं। पहले वह तो कुछ हाँ या ना में जवाब दे। इधर अदिति जाते हुए रास्ते भर सोचती रही, यह जॉब वाकई अच्छा है और काम से ज़्यादा आदित्य जी के साथ रहना, बातें करना बहुत अच्छा लगा था उसे। अब घर पर जाकर उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं कल से ही काम पर आ रही हूँ। घर जाते जाते शाम हो चुकी थी तो उसे कमरे में जाकर चेंज किया और फ्रेश होकर रसोई में आई तो नौकरों की नज़र उस पर जम गई थी। अदिति को जरा अजीब लगा और कहा, आप लोग हमें इस तरह क्यों घूर रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? तभी एक घर का नौकर राघव ने कहा, मैडम जी आप तो बहुत किस्मत वाली निकली, भगवान करे ऐसा हादसा सबके साथ हो। मतलब कुछ नहीं, पर वह कुछ समझ नहीं पाई। तभी 2 नौकर आपस में बात कर रहे थे। अरे वो लगती कौन है उसका? वह तो पता नहीं, लेकिन कोई तो लगती होगी,
तभी तो इतने बड़े अस्पताल में इसका ट्रीटमेंट करवाया महीनों तक, और जो भी खर्चा हुआ उसी ने उठाया है। सारा बिल उसी ने पे किया है और अब उसके साथ कार में घूमती हुई नज़र आ रही है। अदिति ने सुन लिया और भाग कर गई। आप दोनों क्या बातें कर रहे थे अभी? किसके बारे में बात कर रहे थे? मेरे बारे में? कौन कराया ट्रीटमेंट मेरा? किसने सारा खर्चा उठाया? नहीं मैम, हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे। देखो, तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? सारी सच्चाई बताओ, नहीं तो अभी मिस्टर खन्ना को कॉल करके सबकी शिकायत करूँगी। मैम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए और हमें माफ़ कीजिए। हमें सच्चाई तो नहीं पता, लेकिन उड़ते उड़ते हमें खबर लगी है कि वही आपका इलाज कराया है, जिसके साथ आज आप कार में गई थी और कल रात को आई भी थी। उन्होंने ही आपका इलाज कराया है। और वह कौन है? मिस्टर खन्ना के कोई लगते हैं? अदिति ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, हमें नहीं पता है, लेकिन वह बड़े आदमी हैं, उनको कौन नहीं जानता। आदित्य एंड सन्स ग्रुप के जो ऑनर है आदित्य रॉय सिंघानिया, उनका पोता है वह। सुनकर अदिति चौंक गई और कुछ सोचकर मन में बेहद गुस्सा भर आया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। बहुत जल्द मैं इसका अगला भाग अपलोड करूँगी। धन्यवाद।